घर पर आती है नई बहू, एकदम मॉडर्न, कम पढ़ी लिखी, लेकिन फैशन की कॉपी ऐसे करे जैसे कोई नहीं कर सकता। हाँ यार माँ, क्या बोलूं, ससुराल में अभी तक तो ठीक है, मैं और विनीति है, लेकिन ये होली दिवाली में इसके माँ बाप मुंह उठाकर आ जाते हैं। क्या करेगी बेटा, लव मैरिज में यही होता है। इकलौता बेटा है तो माँ बाप तो मुंह उठाकर आएंगी। तू ही कुछ कर बेटा, उनका मुंह भी देखना ना पसंद करे। अरे माँ क्या बात कर रही है, जान छिड़कता है माँ बाप पर, कैसे बोल दूं कि दूर रहो। कितनी मासूम है बेटा तू, मुझे देख। मैंने कभी तेरे पापा को नहीं कहा कि तेरे दादा दादी से दूर रहे, लेकिन तेरे पापा कभी गांव झांकने नहीं गए कि बूढ़ा बूढ़ी कैसे हैं। ऊपर से मैं तो हमेशा अच्छी बहू रही। अरे वाह माँ, लेकिन ये कैसे किया तूने सब? अरे कुछ नहीं, बस दिमाग से खेल, दिमाग से। तुझे अच्छा बनने का नाटक करना है, लेकिन ज्यादा नहीं। पति को माँ पिता के बारे में कुछ बोलना मत, बस बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखना कि सब उनके खिलाफ हो जाए, समझी? क्योंकि पति से कुछ कहेगी तो पति की नजर में गलत हो जाऊंगी, लेकिन हमें गलत करना है पति के माँ बाप को। समझ गई, समझ गई। कलेश तो होगा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। वाह वाह, मजा आ गया, चलती हूँ। सच्ची कहता है कोई, माँ ही बच्चे की गुरु होती है। जा जा, जीती रहे, यशस्वी भवा। तो ये दिव्या की गुरु माँ जो उसे सिखाती है कि कैसे बिना कुछ कहे ससुराल में कलेश करना है। तो अगले रोज आ जाते हैं दिव्या के सास ससुर। अरे दिव्या बेटी कहाँ है विनीत बेटा? वो ना स्टेशन लेने आई ना चाय पानी, कहाँ है बहू? हाँ पापा, उसे पता है आप लोग आ रहे हैं, तो मैं बोलकर भी गया था कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों उठी नहीं है। पता भी है कि माँ पापा थक गए होंगे, पर ना चाय ना नाश्ता। वो तो छोड़, पैर छूने भी नहीं आई, ये तो ठीक नहीं है ना बेटा। सुबह के 7 बज रहे हैं, रात भर के जगे हैं हम, और बहू अब भी सो रही है, कम से कम आज तो। विनीत गुस्से से अंदर जाता है, जहाँ दिव्या सर पर दुपट्टा बांधे सोई थी। अरे क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? उठ रही हूँ, बस 2 मिनट। पता नहीं माँ पापा क्या सोच रहे होंगे कि मैं। अरे नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं सोच रहा, तुम ख्याल रखो, मैं हूं ना। बेटा माँ बाप के लिए चाय बना रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है और घर आती है रश्मि, बहू की सहेली। बेटा वो तो बीमार है, तू बैठ, मैं पानी देती हूँ। रश्मि के आते ही दिव्या एकदम चकाचक हो जाती है, दुपट्टा हटाकर, बाल ठीक, चेहरे पर मुस्कान। रश्मि यार, आजा, कब से वेट कर रही थी तेरा, बैठ बैठ बैठ। क्यों रे, तू तो बीमार थी ना, फोन पर बता रही थी, ये तो एकदम फिट लग रही है। अरे वो तो बस यार, छोड़ ना ये सब, तो बैठ, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। दिव्या किचन से पोहा और चाय बनाकर लाती है, कमरे का दरवाजा अंदर से हल्का बंद कर लेती है। अरे वाह, इतना प्यार से नाश्ता, क्या बात है आज? यार बस तेरे लिए है, बाहर तो टेंशन का माहौल है। क्यों, क्या हुआ? सास ससुर आ गए ना, सुबह से दिमाग खराब है मेरा। अब रोज ये नाटक चलेगा, चाय बनाओ, पैर छुओ, ये करो वो करो। तो तूने क्या किया? मैं बस सोई रही, बीमारी का बहाना। विनीत खुद आकर मनाता रहा। मजा आ गया। बाहर बैठक में माँ बेटे से शिकायत कर रही थी। तक विनीत, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन सुन, बहू सुबह 7 बजे तक सोई रही, हम रात भर के जगे हुए स्टेशन से आए और उसने 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा। माँ अब भी ना, दिव्या की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पता है उसे कितना अफसोस है कि वे आप दोनों के आने पर भी कुछ नहीं कर पाई। आते ही सबसे पहले उसने मुझसे यही पूछा कि माँ पापा को परेशानी तो नहीं हुई ना। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ प्लीज इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ, वो बेचारी खुद परेशान है। माँ अंदर से कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक जाती है, चेहरे पर बेबसी आ जाती है। वापस कमरे में दिव्या और रश्मि गॉसिप में डूबी है। और सुन दिव्या, तू ऐसे टेंशन ना ले, एक तरीका बताओ। हाँ हाँ बताना। देख, तेरे सास ससुर का ध्यान मत रख, कैर मत कर, हल्की हल्की बेइज्जती हो जाने दे, ना खाने में पूछ ना पीने में, भागेंगे खुद ही 2-4 दिन में। अरे लेकिन यार विनीत को पता लग गया तो? अरे पागल है क्या, उसके सामने तो एकदम परफेक्ट बहू बनी रहना, प्यार से बात कर, कैर दिखा, बस सास ससुर के साथ चुपके चुपके ये गेम खेलना है। ये तो वही बात है जो मेरी माँ मुझे बोलती है, बेटा दिमाग से खेल, मुंह से एक शब्द मत बोल, बस माहौल ऐसा बना दे कि सामने वाला खुद थक जाए। हाय राम, तेरी माँ भी ना एकदम एक्सपर्ट है इस मामले में। हाँ यार, कहती है माँ ही तो होती है बेटी की असली गुरु। चल अब निकल यहाँ से, वरना ये लोग शक करने लगेंगे। दिव्या जल्दी से दुपट्टा सर पर बांध लेती है और फिर से बीमार वाला मुंह बना लेती है। रश्मि हंसती हुई दरवाजे से निकलती है। कमरे में दिव्या एक छोटी टेबल पर 2 प्लेट लगाती है, खाना परोसती है। विनीत आकर बैठ जाता है, थाली देखकर मुस्कुराता है। अरे वो मैं ये बोल रहा था कि माँ आई हुई है,
तो खाना बनाना सीख लेना उनसे। ये क्या सूखा सा खाना, गटका नहीं जाता यार पानी के बिना। वैसे तबीयत कैसी है अब, ठीक है ना? हाँ, बस अपने लिए और तुम्हारे लिए बना लिया थोड़ा सा। मुझसे तो आज खड़े होकर रोटी बनाना भी मुश्किल हो रहा था, सिर बहुत भारी लग रहा था। माँ से फिर सीख लूंगी खाना बनाना। अरे नहीं नहीं, ये भी अच्छा है, और तूने इतना भी बना लिया बहुत बड़ी बात है। आराम करना चाहिए था तुझे पूरी तरह। अरे पर तुम्हारा तो खाना बनाना ही पड़ता है ना, भूखा कैसे भेजती ऑफिस। पर माँ बाबूजी का नहीं बन पाया मुझसे, सच में हिम्मत ही नहीं थी। अरे कोई बात नहीं, मैंने माँ को बोल दिया है, तू टेंशन मत ले। क्या बोला? मैंने कह दिया कि माँ वैसे भी गांव में तो खुद ही बनाती थी ना खाना, तो यहाँ भी बना ले, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, रोज का काम है उनका। दिव्या चावल का एक चम्मच मुंह में डालते हुए हल्के से मुस्कुराती है। मन ही मन सोचती है, शायद अब सासू माँ को समझ में आ जाएगा कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। सही कहा। वैसे भी कल तक मैं ही सबका जिम्मा उठाती रहूं, सबको अपना अपना काम तो खुद करना सीखना ही चाहिए ना। विनित सिर हिलाते हुए खाना खाता रहता है, बेखबर उस तूफान से जो किचन में पक रहा है। दोपहर का वक्त है, माँ बाप ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे हैं। बीच बीच में घड़ी की तरफ नजर जा रही है। पेट में भूख की हलचल शुरू हो गई है। अरे सुनो, 1 बज गया है, खाना कहाँ? आज तो बहू ने अभी तक आवाज भी नहीं दी खाने के लिए। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं किचन में। दोनों किचन में जाते हैं। गैस बंद, बर्तन खाली, कुछ भी पका हुआ नहीं था। माँ फ्रिज खोलकर देखती है तो वहां भी कुछ खास नहीं। ये क्या बात हुई? न रोटी, न सब्जी, न दाल, कुछ भी बनानी है आज? यह तो हद हो गई भाई। विनीत को बुलाओ और पूछते हैं क्या मांज रहा है। माँ विनीत के कमरे की तरफ आवाज देती है। विनीत बाहर आता है, हाथ में मोबाइल लिए। अरे बेटा, ये क्या तमाशा है? दोपहर हो गई, घर में खाना नहीं बना, हम दोनों बूढ़े लोग भूखे बैठे हैं। अरे माँ, दिव्या की तबीयत ठीक नहीं है, आज सिर दर्द हो रहा था उसे, इसीलिए लेट गई है। तो ये बता, हम क्या करें, भूखे रहे क्या? अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी तो माँ आप गांव में खुद खाना बनाती थी ना, तो यहाँ भी बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। माँ विनीत की बात सुनकर एक पल को चुप हो जाती है। चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं। अच्छा, तो कह रहा है तो बना लेंगे, पर याद रहे जो बनेगा अपने मन का बनेगा। ससुर माँ की तरफ देखते हैं। दोनों की आंखों में एक इरादा साफ झलकता है। विनीत बेफिक्र होकर वापस कमरे की तरफ चला जाता है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अब घर में क्या होने वाला है। माँ को गुस्सा आता है। वो सुबह से किचन में लग जाती है। कढ़ाई में मसाला चढ़ रहा है, पूरा घर खुशबू से भर गया है। दिव्या अपने कमरे से निकलती है, हाथ में टिफिन लिए सीधा किचन की तरफ बढ़ती है। ये क्या बना रही है आप? इतनी तेज खुशबू आ रही है पूरे घर में। क्या बेटा, खुशबू से भी दिक्कत है तुझे? पकवान बना रही हूँ, 56 भोग जैसा खाना। तूने तो वैसे भी अपना अलग खाना बनाना है ना, तो मैं भी अपने मन का बना रही हूँ। दिव्या मुंह बनाते हुए अपने लिए करेले की सब्जी और सूखी रोटी निकालती है। एक तरफ उसकी प्लेट में करेला और रूखी रोटी, दूसरी तरफ सासू माँ के पकवान की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। दिव्या एक नजर अपनी प्लेट पर डालती है, एक नजर माँ की कढ़ाई पर। ये तो रोज का तमाशा हो गया, एक तरफ 56 भोग, दूसरी तरफ करेला। मन तो मेरा भी होता है कुछ अच्छा खाने का। ससुर ड्राइंग रूम से आवाज देते हैं। अखबार पढ़ते पढ़ते सिर उठाते हैं। दिव्या बेटा, तुझे जो खाना है खा लो, हमें किसी पर मोहताज नहीं होना। हम भी जानते हैं कि अच्छा खाना कैसे बनाते हैं, और हम बनाएंगे भी। तो अपना शौक पूरा कर, हम अपना शौक पूरा करेंगे। दिव्या तीखी नजर से ससुर की तरफ देखती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। माँ कढ़ाई में से एक चमचा निकालकर चखती है, संतुष्टि से सिर हिलाती है। अरे विनीत के पापा, आज तो मन कर रहा है पूरी कॉलोनी को बुलाकर खिलाऊं। देखो ना, घर में इतना अच्छा खाना बने और कोई पूछे ही ना। वैसे भी अब तो घर में 2 किचन चल रहा है, तो अपना हक तो बनता है ना खुश रहने का। दिव्या सासू माँ के तानों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, पर अंदर से तो जल रही है। वो जल्दी जल्दी अपनी सूखी रोटी तोड़ती है। माँ जी, खाना सबको पसंद का बनाने का हक है, मुझे भी। अरे कौन कह रहा नहीं है? बस फर्क यह है कि हमारा बनाया खाना पूरे घर में महक फैलाता रहे, और तेरा बनाया खाना तेरे कमरे की 4 दीवारी में ही दबकर रह जाता है। फर्क समझना सीख बेटा। ससुर हंसते हुए अखबार मोड़ते हैं, उठकर किचन की तरफ आते हैं। अरे भाई, आज तो छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। चलो भाई, आज दिल खुश हो गया मेरा। दिव्या गुस्से में अपनी प्लेट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ती है। मन में सोचती है, आखिर ये रोज रोज का ताना तंज कब तक चलेगा। वो मन ही मन बुदबुदाती है, देखती हूँ कब तक ये नाटक चलता है इस घर में। शाम को विनीत ऑफिस से लौटता है।
घर में घुसते ही उसे भी खुशबू महसूस होती है, पर माहौल में एक अजीब से तनाव की चुप्पी भी दिख जाती है। शाम होते होते माँ की रसोई से एक के बाद एक पकवान बनकर निकल रहे हैं। पनीर की सब्जी, पूड़ी, हलवा। विनीत किचन के पास से गुजरता है तो खुशबू उसे रोक लेती है। वाह माँ, क्या बना रही हो? बहुत जोरदार खुशबू आ रही है। अरे बस अपने और तेरे बाबूजी के लिए बना रही हूँ बेटा, मन का खाना। विनीत प्लेट की तरफ ललचाई नजरों से देखता है, मुंह में पानी आ जाता है, हल्के से माँ के पास खड़ा हो जाता है। माँ, थोड़ी सी पूड़ी मिल जाएगी क्या? बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का खाना खाए हुए। माँ एक पल बेटे को देखती है, फिर जानबूझकर मुंह फेर लेती है। आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी। नहीं बेटा, तू जा अपने बीवी के हाथ का खाना खा, वो बना रही है ना तेरे लिए, यही ठीक है। मेरा खाना तो सिर्फ मेरे और तेरे बाबूजी के लिए है। विनीत का चेहरा उतर जाता है, थोड़ा मायूस होकर कमरे की तरफ लौट आता है। दिव्या ये सब दरवाजे की ओर से देख रही थी, सुन रही थी। अंदर ही अंदर गुस्सा भर आता है, पर चेहरे पर वो जाहिर नहीं करती। क्यों, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? माँ जी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, बस माँ के हाथ की पूड़ी की खुशबू आ रही थी, मन हो गया खाने का। दिव्या एक पल रुकती है, फिर पति का हाथ पकड़कर प्यार से बिठाती है। कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना कुछ दिन में, फिर मैं भी बनाऊंगी तुम्हारे लिए वैसा ही अच्छा खाना, बल्कि उससे भी बेहतर। परेशान मत हो, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन ऐसी माँ मैंने नहीं देखी जो बेटे का मन मारे। पता नहीं कैसी माँ है आपकी। विनीत दिव्या की आंखों में देखता है। उसके इस अपनेपन और समझदारी पर मन ही मन उसके लिए इज्जत और प्यार और बढ़ जाता है। रात को कमरे में दिव्या बैलेंस शीट जैसा कुछ कागज पर लिखती हुई बैठी है। चेहरे पर चिंता के भाव थे। विनीत बेड पर लेटा मोबाइल देख रहा था। सुन रहे हो, जरा ये हिसाब देखो ना एक बार। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? दिव्या कागज विनीत के सामने रखती है और गहरी सांस लेती है। देखो, इस महीने भी बजट गड़बड़ हो गया। बाबूजी की दवाइयों में ही 15,000 चले गए, फिर टेस्ट करवाए वो अलग से 8,000 के, और अभी पिछले हफ्ते ही उन्हें बड़े डॉक्टर को भी दिखाया था, उसकी फीस भी 1,000 के ऊपर थी। हाँ, तो अब बाबूजी की उम्र है, हेल्थ का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे मैं कब कह रही हूँ मत रखो, पर मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं ना विनीत। पिछले महीने मन था पार्लर जाकर हेयर ट्रीटमेंट करवाने का। बाल बहुत खराब हो रहे हैं मेरे, झड़ भी रहे, पर पैसे बचाने के लिए मैंने वो भी टाल दिया। विनीत हाथ से कागज लेकर ध्यान से देखता है। चेहरे पर हल्की उलझन आ जाती है। अरे यार, तो तूने पहले बताया क्यों नहीं? करा लेती ना। कैसे कराते, घर का बजट देखो, हर तरफ बाबूजी की दवा, माँ के लिए राशन, टेस्ट, डॉक्टर, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। मैं तो अपनी छोटी छोटी खुशियां भी मार रही हूँ इस घर के लिए और तुम्हारे लिए। ये सही बात है, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए इधर। और सुनो, मैंने सोचा कि बाबूजी की जो पेंशन आती है ना, उसमें से कुछ हिस्सा हम अलग रख लें घर के बाकी खर्चों के लिए। आखिर घर में रहते तो खर्चे में हाथ तो बटाना चाहिए ना उन्हें भी। सिर्फ अपनी दवाई पर ही सारी पेंशन उड़ा दे, ये तो ठीक नहीं है। विनीत एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर सिर हिलाता है। बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, देखता हूँ, बाबूजी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। दिव्या मन ही मन मुस्कुराती है, पति का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से दबाती है। ऊपर से बस इतना कहती है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि घर ठीक से चले और मैं भी थोड़ी अपनी जिंदगी जी सकूं इस उम्र में। विनीत माँ बाबूजी के कमरे में जाता है। हल्के से दरवाजा खटखटाकर अंदर आता है। माँ चारपाई पर बैठी है, ससुर कुर्सी पर अखबार के पीछे। माँ, बाबूजी, एक बात करनी थी आप दोनों से। ससुर अखबार नीचे रखते हैं, चश्मे के पीछे से देखते हैं। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? वो पेंशन के बारे में बात करनी थी बाबूजी। दिव्या कह रही थी घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या हम पेंशन से कुछ हिस्सा। माँ बीच में ही टोक देती है। आवाज में सालों का गुस्सा फूट पड़ता है। बस कर बेटा, बस कर, अब और नहीं सुना जाता मुझसे। तुझे पता भी है तेरी बीवी ने क्या क्या किया है इस घर में। हमारे लिए अलग बर्तन, हमारे लिए अलग खाना, और ऊपर से अब हमारी पेंशन पर भी नजर। सही कह रही है तेरी माँ, हमने कभी कुछ नहीं मांगा इस घर से, अपनी पेंशन से अपना खर्चा खुद चलाते हैं, फिर भी दिव्या को हमसे दिक्कत है। हमारी दवाई पर भी ताना मारती है वो। विनीत चौंक जाता है। चेहरे पर बीवी के लिए कॉन्फिडेंस था। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्या तो आप दोनों के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोलती मेरे सामने, वो तो बस घर का बजट। अरे बेटा, तू आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है, हमें तो पूरा दिख रहा है कि कैसे वो हमें इस घर में अजनबी जैसा महसूस करा रही है। तू उसी की साइड लेगा हमेशा, हमें तो जानता ही नहीं है ना तू। माँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, पर आप लोग बिना बात के दिव्या को गलत समझ रहे हो, वो ऐसी नहीं है। ससुर गुस्से में उठ खड़े होते हैं। ठीक है बेटा, तू नहीं मान रहा तो जा अपनी बीवी के पास, हमें कुछ नहीं चाहिए तुझसे।
विनीत कुछ कहने की कोशिश करता है पर माँ हाथ उठाकर रोक देती है, मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। विनीत निराश होकर कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दिव्या अपने कमरे के दरवाजे की दरार से सब सुन रही थी। विनीत के जाते ही वो हल्के से मुस्कुराती है, खुद से बुदबुदाती है। बस इतना ही तो काफी है। जब पति इतना भरोसा कर ले अपनी पत्नी पर, तो दुनिया की कोई बात उसे हिला नहीं सकती। हाँ, अब बस वक्त की बात है। रात को दिव्या की हालत अचानक बिगड़ जाती है, तेज चक्कर और उल्टी की शिकायत। विनीत घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। कुछ घंटों बाद दोनों लौटते हैं। विनीत के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थे। माँ बाबूजी, एक खुशखबरी है। डॉक्टर ने बताया दिव्या प्रेग्नेंट है। शुरुआती दिन है, इसलिए उसकी तबीयत इतनी खराब रहती थी। चिड़चिड़ापन भी इसी वजह से था। माँ और ससुर एक पल को चुप रह जाते हैं। फिर माँ के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ जाती है, पर अंदर अभी भी गुस्सा बाकी है। अच्छा, ठीक है, ध्यान रखना उसका। दिव्या कमरे में लेटी हुई अपनी माँ को फोन लगाती है। आवाज में कमजोरी और उम्मीद दोनों थे। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, प्रेगनेंसी है। थोड़े दिन आकर रह जाओ ना मेरे पास, बहुत सहारा मिलेगा। बेटा, मन तो मेरा भी है, पर तेरी भाभी को कैसे छोड़ूं? अब तो वही मेरी बेटी जैसी है ना इस घर में, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है मुझे। तू समझ जा बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर ले। दिव्या निराश होकर फोन रख देती है। फिर अपनी पुरानी सहेली रश्मि को कॉल करती है। रश्मि यार, बहुत बुरा हाल है मेरा, थोड़े दिन आ जाना मेरे पास, साथ रहेंगे। दिव्या, दिल तो कर रहा है यार, पर मेरी सास नहीं मानेंगी, बहुत सख्त है। वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं उन्हें छोड़कर आई तो। मुझे उन्हें नाराज नहीं करना यार। फोन कटने के बाद दिव्या तकिए के सहारे लेटी सोच में डूब जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, अंदर से कुछ टूटता है और कुछ समझ में आता है। तो आखिर माँ वही होती है जो हमेशा साथ हो। खून का रिश्ता तो दूर होता है, पर साथ तो वही निभाता है जो पास है। मेरी सास ही असली माँ है मेरी, जिसे मैंने इतने दिन गलत समझा। उसी रात माँ दिव्या के कमरे में हल्दी वाला दूध लेकर आती है। बिना कुछ कहे बेड के पास रख देती है। दिव्या सासू माँ का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई, आप जो भी करती थी मेरे और इस घर के भले के लिए ही था। मैंने बहुत गलत व्यवहार किया आप दोनों के साथ। सासू माँ दिव्या के सिर पर हाथ रखती है। आवाज में अब वो तलखी नहीं, बस ममता थी। कोई बात नहीं बेटा, सब भूल जा। अब तू मेरी बेटी जैसी है और मेरे होने वाले नाते की माँ भी। अब बस आराम कर, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अगले दिन से घर का नजारा ही बदल जाता है। ससुर खुद बाजार से फल लाते हैं, माँ दिव्या की पसंद का खाना बनाती है। विनीत खुशी से फूला नहीं समाता। पूरा घर एक साथ एक टेबल पर बैठकर हंसी खुशी खाना खाता है, पुरानी सारी कड़वाहट भूलकर। घर में सिर्फ एक किचन है और एक नई जिंदगी आने की खुशी।